नमस्कार बच्चों, एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जॉन लॉक के ज्ञान संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लॉक के जीवन और परिस्थितियों की चर्चा करते हुए ये देखा था कि किस प्रकार लॉक के राजनीतिक विचारों के निर्माण में तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज हम लॉक के राजनीतिक विचारों के अध्ययन से पूर्व उसके ज्ञान संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसका यही ज्ञान संबंधी विचार ही उसके सभी प्रकार के विचारों की आधारशिला है। वस्तुतः मनुष्य संसार के बारे में किस प्रकार ज्ञान अर्जित करता है, मनुष्य अपने समाज को जैसे भी जानता है उसका आधार क्या है, मनुष्य जो कि जन्म के समय एक असामाजिक प्राणी होता है, वह किस प्रकार धीरे धीरे एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता चला जाता है। ये सभी बातें लॉक के ज्ञान संबंधी सिद्धांत का मूल आधार है। लॉक ज्ञान के बारे में मूलतः अनुभववादी था। उसके सिद्धांतों को जानने के लिए हम क्रमशः अध्ययन करेंगे इस तालिका के माध्यम से। लॉक का ये मानना था कि जब मानव शिशु पैदा होता है तब वह पूरी तरह से ज्ञानहीन होता है। जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, अथवा हम कह सकते हैं कि वह एक सफ़ेद कागज के टुकड़े के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। या लॉक ने यह उदाहरण दिया कि जैसे मस्तिष्क एक अंधेरे कमरे के समान है जिसमें ज्ञान का प्रकाश केवल इंद्रियों और बुद्धि रूपी खिड़कियों और दरवाज़ों से ही आता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि लॉक का ये मानना था कि मनुष्य तत्व रूप में एक अनुभवहीन, एक ज्ञानहीन प्राणी होता है। जन्म लेने के पश्चात वह अपनी जो 5 इंद्रियां हैं और उसकी जो बुद्धि है, इन्हीं के सहारे जो अनुभव ग्रहण करता है उन्हीं को ज्ञान में परिवर्तित करता चला जाता है। मनुष्य जन्म के पश्चात जो अनुभव प्राप्त करता है, उन अनुभवों को प्राप्त करने के 2 माध्यम हैं। पहला इंद्रियां तथा दूसरा विचार, जो कि बुद्धि के द्वारा निर्मित होते हैं। मनुष्य की जो 5 इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जन्म से ही कुछ न कुछ अनुभव ग्रहण करती चली जाती हैं। इन अनुभवों को बुद्धि के द्वारा मानव मस्तिष्क में विचार के रूप में ग्रहण करके संरक्षित कर लिया जाता है। मनुष्य की बुद्धि अनुभवों से प्राप्त इन विचारों का विश्लेषण करती है, उनकी तुलना करती है और उनकी कल्पना करती है। इस प्रकार विश्लेषण, तुलना और कल्पना के माध्यम से अनुभव से जो विचार प्राप्त हुए हैं, उन सरल विचारों को बुद्धि जटिल विचारों में परिणत कर लेती है। अर्थात वो नए अनुभवों का संबंध पुराने अनुभवों से जोड़ती है, पुराने अनुभवों के परिणामों का विश्लेषण करती है, 2 प्रकार के अनुभवों की तुलना करती है। इस प्रकार बुद्धि का कार्य सरल विचारों को जटिल विचार के रूप में बदलना है। ये जटिल विचार वस्तुतः ज्ञान नहीं होते, लेकिन ये ज्ञान की सामग्री होते हैं। बुद्धि इन जटिल विचारों को मस्तिष्क में संरक्षित करके रखती है
और समय समय पर बुद्धि के द्वारा इन विचारों में पारस्परिक संबंध बनाया जाता है। जैसे बुद्धि के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि दो प्रकार के अनुभवों में क्या समानताएं हैं, अथवा दो प्रकार के अनुभवों में क्या विभिन्नताएं हैं, अथवा एक अनुभव बुरा है, दूसरा अनुभव अच्छा है, ऐसा क्यों है। एक व्यक्ति के साथ अनुभव अलग प्रकार के हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ अनुभव अलग प्रकार से हो सकते हैं। ये संपूर्ण आपसी संबंधों का निर्माण जटिल विचारों के सामंजस्य के परिणाम स्वरूप बुद्धि के द्वारा किया जाता है। और ये जो पारस्परिक संबंध और सामंजस्य के द्वारा प्राप्त जो चीज़ है वही ज्ञान है। इस प्रकार से लॉक यह समझाने का प्रयास करता है कि जन्म के समय जो शिशु पूरी तरह से अनुभवहीन होता है वह अपनी 5 इंद्रियों तथा एक बुद्धि के बल पर किस प्रकार से जीवन पर्यंत अनुभव ग्रहण करता जाता है, उन अनुभवों का संग्रहण करता है और मानव बुद्धि उन अनुभवों का विश्लेषण करके और उनके आपसी संबंधों को जान करके ही ज्ञान का निर्माण करती है। इसलिए बुद्धि जो कि वस्तुतः विवेक का ही दूसरा नाम है। इस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि अपने विवेक के द्वारा, जिसे कि पारस्परिक संबंधों में बुद्धि काम में लेती है, बुद्धि विवेक से ही यह जानती है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। इस प्रकार से ज्ञान का जो स्वभाव है वो विवेक सम्मत होता है। इस प्रकार अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, लॉक के अनुसार ऐसा ज्ञान 3 प्रकार का हो सकता है। पहला जो ज्ञान का प्रकार है वो है स्पष्ट ज्ञान। यह स्पष्ट ज्ञान लॉक के अनुसार पूरी तरह निश्चित होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। जैसे 1 और 1 2 होते हैं। इस प्रकार का ये जो स्पष्ट ज्ञान है, ये जब प्रकट किया जाता है तो अन्य व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ लेते हैं। अर्थात सभी व्यक्तियों की बुद्धि लगभग समान होती है और इस प्रकट ज्ञान को, निश्चित ज्ञान को सभी आराम से समझ लेते हैं। इसी प्रकार से 2 अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि मूलतः गणित पर आधारित होती हैं। तो गणित संबंधी जो ज्ञान है, जो कि हमारे जीवन में भौतिक वस्तुओं के साथ संपर्क में हमें योग देता है, इस प्रकार का ज्ञान होता है और यह स्पष्ट ज्ञान है। दूसरी प्रकार का जो ज्ञान है वो है प्रदर्शनात्मक ज्ञान, जो कि वस्तु के प्रदर्शन से या परिस्थिति के सामने आने से हम भली प्रकार से समझ लेते हैं। यह स्पष्ट ज्ञान की अपेक्षा थोड़ा सा इसको जानना कठिन होता है, किंतु फिर भी यह स्पष्ट ज्ञान के समान ही होता है। जैसे त्रिभुज के कोण 2 समकोण के बराबर होते हैं। यद्यपि इस प्रदर्शनात्मक ज्ञान को जानना कठिन होता है, किंतु यदि प्रदर्शन इनका कर दिया जाए या बुद्धि देख लेती है तो देखने के बाद में उसका स्पष्ट प्रकार से ज्ञान हो जाता है। इसका क्षेत्र भी सीमित है। इस प्रकार से अनुभव के द्वारा मनुष्य स्पष्ट ज्ञान और प्रदर्शनात्मक ज्ञान का निर्माण करता है और ऐसी अनुभूति जहाँ नहीं होती वहाँ ज्ञान भी नहीं होता। बुद्धि विभिन्न विचारों में एकता की खोज करती है और अनेकता को जानने का प्रयास करती है।
यह सभी प्रयासों में ये स्पष्ट और प्रदर्शनात्मक ज्ञान बहुत योग देते हैं। तीसरे प्रकार का जो ज्ञान होता है वो है संभाव्य ज्ञान। संभाव्य ज्ञान जो कि पूरी तरह से निश्चित नहीं होता, किंतु उसमें यह संभावना होती है, बुद्धि अपनी तर्क शक्ति के द्वारा यह निश्चय प्रकट करती है कि संभवतः ऐसा हो सकता है। इसी को विश्वास कहा जा सकता है। जैसे सोना पीला होता है, लेकिन क्यों? चीनी मिठी होती है, चीनी मीठी होती है, लेकिन क्यों? इनके कारण ज्ञात नहीं हैं। अर्थात इस जगत में जो तत्व संबंधी ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों और हमारे अनुभव से परे है और हम उसके कारणों को जानते नहीं हैं। इसलिए हम बहुत सारे क्षेत्रों में संभावना के आधार पर ही अपना जीवन चलाते हैं, अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं और हम संभाव्य विश्वासों के आधार पर ही सामान्यतः कार्य करते हैं। लॉक यह कहता है कि इन तीन प्रकार के ज्ञान में जो ज्ञान का जो बड़ा भाग होता है वो संभाव्य ज्ञान का ही होता है और इसलिए हम सामान्य जीवन जीने में गणित की तरह स्पष्ट ज्ञान के बजाय एक अस्पष्ट विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। ज्ञान की यद्यपि यह तीसरी श्रेणी है और यह एक अस्पष्ट श्रेणी है और वास्तव में यह ज्ञान है भी नहीं, इसलिए लॉक उसे सम्मति अथवा संभाव्य ज्ञान कह करके पुकारता है। किंतु लॉक का निष्कर्ष यह है कि इन तीनों में से सर्वाधिक जो बड़ा भाग है वो इसी संभाव्य ज्ञान का है, अर्थात तत्व संबंधी हमारा जो ज्ञान है उससे अधिक कहीं बड़ा भाग अज्ञान का होता है। तो इस प्रकार के ज्ञान के सिद्धांत में लॉक का यह निष्कर्ष है कि हमारे ज्ञान का क्षेत्र अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा है अथवा हमारे अज्ञान का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से अनंत गुना बड़ा है। इस ज्ञान के सिद्धांत का लॉक के राजनीतिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ज्ञान सिद्धांत में तीन मुख्य बातें हैं जिन्होंने लॉक के राजनीतिक चिंतन के निर्माण में महती भूमिका अदा की थी। पहला है ज्ञान का अनुभव द्वारा प्राप्त होना। लॉक का ये मानना है कि चूंकि मानव मस्तिष्क में ज्ञान की कोई पूर्व स्थिति नहीं होती, जन्म के पश्चात ही इंद्रियों के और बुद्धि के सक्रिय होने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसका राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लॉक ने यह अर्थ निकाला कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है और राजा ईश्वर का ही पुत्र है। लेकिन ईश्वर क्या है और दैवीय उत्पत्ति के स्रोत क्या होंगे, इसको मनुष्य अपनी चूंकि इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता और बुद्धि के द्वारा उसका पता नहीं लगा सकता। इसलिए जो चीज़ इंद्रिय गम्य नहीं है, जो चीज़ अनुभव गम्य नहीं है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और वह ज्ञान का आधार नहीं है। इसलिए राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पहले हॉब्स ने अलग तर्क के आधार पर दैवीय सिद्धांत का खंडन किया था और उसके पश्चात लॉक ने अपने इसी ज्ञान सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का जोरदार शब्दों में खंडन कर दिया। लॉक का यह विश्वास कि ज्ञान का विवेक सम्मत स्वभाव होता है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का परिणाम है। बुद्धि और विवेक
ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार यदि हम प्रजा की बात करें तो सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब प्रजा अपने विचारों में आवश्यक संबंध का निर्माण कर लेती है। लॉक ने इस ज्ञान के विवेक सम्मत स्वभाव के इस कसौटी पर राजनीतिक विचारों को कसने का प्रयास किया था और उसने यह जानने का प्रयास किया था कि यदि ज्ञान विवेक सम्मत होता है तो मानव निर्मित सभी संस्थाएं भी विवेक सम्मत होनी चाहिए और राजनीतिक शक्ति भी विवेक सम्मत होनी चाहिए। उस राजनीतिक शक्ति का विवेक सम्मत आधार क्या है? क्यों मनुष्य राज्य को बल प्रयोग करने की आज्ञा दे देता है? क्यों राज्य का निर्माण हुआ है? वो मूलतः कौन से कारण हैं जिनके कारण एक विवेक प्रधान बुद्धि संपन्न व्यक्ति राज्य का निर्माण करता है? तीसरा जो ज्ञान का सिद्धांत जो कि लॉक के इस दर्शन का निचोड़ है वो ये है कि मानव ज्ञान का अल्प विस्तार है, अर्थात मनुष्य के अज्ञान का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से अनंत गुना बड़ा है। मनुष्य तो केवल इस ब्रह्मांड की बहुत छोटी सी चीज़ों को ही जान पाता है और इस दुनिया का बड़ा भाग उसके अनुभवों से परे रहता है, अर्थात मनुष्य की इंद्रियों में बहुत कम अनुभव लेने की क्षमता है। इसलिए मनुष्य जीवन के बड़े भाग में केवल संभावनाओं से ही संतोष करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जितना हम जानते हैं उससे भी अधिक कुछ अच्छा हो सकता है। हम नहीं जानते कि जितना हम जानते हैं क्या उतना ही पर्याप्त है या उतना ही सही है। लॉक का ये मानना है कि ऐसा हो सकता है कि हम जिसे सही मानते हैं वस्तुतः वह अधूरा सत्य है, अथवा उससे बड़ा और उससे अधिक अच्छा सत्य भी किसी दूसरे के अनुभव से हो सकता है। उसके इसी अल्प ज्ञान को लॉक ने अपने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर कसने का प्रयास किया था और उसने ये कहा कि एक राज्य में धर्म संबंधी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मावलंबी अपने अपने अनुभवों के आधार पर ही श्रेष्ठ धर्म का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि साथ में रहना है तो हरेक को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो हम जितना सत्य हम जानते हैं उससे भी अधिक बड़ा सत्य किसी और धर्म में हो सकता है। धार्मिक सहिष्णुता के अतिरिक्त भी एक राजनीतिक समाज में भी सभी व्यक्ति जब साथ में रहते हैं तो उन्हें सहिष्णु रहना चाहिए। ये सामूहिकता का तकाजा है कि यह हम मान लें कि हम जो जानते हैं वो बहुत कम है, इसलिए दूसरे के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। यही लॉक के ज्ञान सिद्धांत का वो परिणाम है जिसके कारण कि मनुष्य के सामाजिक स्वभाव का निर्माण होता है और मनुष्य सहिष्णु होकर के दूसरों के साथ रहना सीख जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लॉक के यह ज्ञान का जो सिद्धांत है इसने उसे पूरी तरह से एक अनुभववादी विचारक बना दिया। वस्तुतः लॉक ही वो पहला विचारक था जिसने मानव अनुभवों का इतना स्पष्टता के साथ समर्थन किया था और उसने अपनी पूरी पद्धति में आनुभविक पद्धति का प्रयोग किया। इसलिए लॉक को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अनुभववाद का प्रणेता भी कहते हैं और उसके सभी सिद्धांतों और विचारों की कसौटी स्वयं मनुष्य के अनुभव हैं जो विवेक पर आधारित होते हैं। विवेक जो कि बुद्धि के द्वारा जिसका विश्लेषण किया जाता है वो कभी भी निरंकुश प्रवृत्ति का नहीं होता है, क्योंकि उसमें उचित और अनुचित को जानने की क्षमता होती है। इस प्रकार से लॉक ने यद्यपि
सामाजिक समझौता सिद्धांत के क्षेत्र में हॉब्स का अनुसरण किया था, किंतु उसके निष्कर्ष हॉब्स से पूरी तरह से भिन्न थे। बल्कि हम कह सकते हैं कि विरोधी निष्कर्ष हॉब्स और लॉक के यदि थे तो उसका कारण यही था कि लॉक अपने ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत पूरी तरह से अनुभववादी था, जबकि हॉब्स ने अपनी पद्धति में अनुभव को कोई भी स्थान नहीं दिया था। धन्यवाद।